हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आरएएस मेंस के लिए। हमारा टारगेट ये है कि आरएएस प्री का नोटिफिकेशन आने से पहले हम आरएएस मेंस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो केवल आरएएस मेंस में आते हैं और एक बड़ा वेटेज रखते हैं, 65 नंबर, 75 नंबर, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को हम आरएएस प्री के नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट कर लें। जिससे कि हम प्री का नोटिफिकेशन आने के बाद आरएएस प्री की तैयारी करें और प्री के रिजल्ट के बाद लगभग 3 महीने का समय अब दिया जाता है, पहले की तरह 8-9 महीने नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स जो यूट्यूब पे आपको जनरली नहीं मिलते हैं उनकी क्लास आपको प्रोवाइड करवाएं। तो इसी में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से पवेड। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं के बारे में। पवेड हम स्टार्ट करेंगे आरएस मेंस के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पवेड के सिलेबस के बारे में आज। उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट की समझ बहुत ज़रूरी है। बाकी सब्जेक्ट्स में शायद किसी कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है एथिक्स और पवेड के अलावा जिसमें सब्जेक्ट के नेम से ही क्वेश्चन बनते हों। चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटी ले लीजिए, या कोई से भी सब्जेक्ट। लेकिन एथिक्स और पवेड ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ के क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं आरपीएससी कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है, लोक प्रशासन का और निजी प्रशासन का अंतर, ऐसे। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट की समझ होना जरूरी है। हम बिल्कुल एनालिटिकल अप्रोच से चलने वाले हैं, जिससे कि जिस तरीके का आजकल पैटर्न आरपीएससी पूछने लगे। पहले क्या होता था, जनरल कुछ बुक्स होती थी, कुछ नोट्स होते हैं, उनसे सीधे डेफिनेशंस पूछी जाती थी, हम डेफिनेशंस याद करके लिख के आ जाते थे। लेकिन अब अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि लगभग 1 से 2 जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या जनरल जो नोट्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, डेली 1 से 2 क्वेश्चन मात्र अभी से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप मुझे उसको टेलीग्राम पे भेजेंगे। मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ईजी टू लर्न नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ बुक्स और नोट्स की बात करेंगे और किस तरीके से हमें इनको अप्रोच करना है, आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि मेंस में मेन जो खेल है वो आंसर राइटिंग का है। अगर आप अच्छे एक साधारण से क्वेश्चन को अगर आप अच्छे वे में प्रेजेंट करना जानते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी जानकारी है, उसको आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है, तो में मार्किंग बहुत कम रहती है मेंस में। देखिए, अब हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इसके सिलेबस से। आरएएस मेंस में पवेड के लगभग 13 मेन टॉपिक हैं। बात की जाए इसमें पवेड के जो सिलेबस है, इसको 3 या 4 पार्ट्स में हम बांट के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा जो पवेड है इसके लगभग 3 टॉपिक्स इस सिलेबस में हैं। कौन कौन से? एक पहला चैप्टर जो है ये प्योरली पवेड का चैप्टर है। इसके अलावा बात करें नंबर 12, शासनिक विकास और विशेषताएं इसकी, तो ये टॉपिक। के अलावा नवलोक प्रबंधन या नवलोक प्रशासन, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये प्योरली पवेड के हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक्स इसमें मैनेजमेंट के लिए गए हैं, संगठन के लिए गए हैं, उनको हम मैनेजमेंट की तरीके से पढ़ेंगे। ये इसके बाद एक टॉपिक या एक चैप्टर नंबर 6 जो है लोक सेवा के आधारभूत मूल्य एवं अभिवृत्ति, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का पार्ट है, ये एथिक्स का पार्ट है, तो एथिक्स की तरह से हम टैकल करेंगे। इसके बाद नंबर 7, नंबर 8 ये पॉलिटी से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब आप प्रशासनिक नियंत्रण पढ़ेंगे, विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका किस तरीके से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, इसके अलावा न्यायपालिका किस तरीके से प्रशासन को नियंत्रित करती है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद राजस्थान पॉलिटी के बचे हुए ये 5 टॉपिक्स, राजस्थान में प्रशासनिक संस्कृति, प्रशासनिक ढांचा, सचिवालय और मुख्य सचिव, इसके अलावा जिला प्रशासन जिसमें कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, इसके अलावा तहसील ऑफिस और पंचायत, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशासनिक विकास में आपको बता चुका, ये हम को कवर करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रशासन एवं प्रबंध, उसके साथ में। इसके अलावा सारे आयोग हम पढ़ेंगे और 2 एक्ट्स हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक्ट 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। तो ये हमारा मोटा मोटी सिलेबस था
पवेड का, जिसको हम 3 से 4 पार्ट्स में बांट के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे तो शुरुआत हम करेंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है पवेड, उससे। देखिए, पवेड जो हमारा पहला चैप्टर है, उसमें मैं आपको सिलेबस समझाता हूँ अपने पहले चैप्टर का। पहले आपको मेंस का सबसे फंडामेंटल चीज़ ये है, मेंस में आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस याद है टॉपिक वाइज, तो आपका लगभग 10 से 20% काम ईजी हो जाता है। पहला चैप्टर है हमारा लोक प्रशासन, प्रशासन एवं प्रबंध। उसमें सबसे पहले पढ़ने हमें इनके अर्थ, प्रशासन और प्रबंध दोनों के अर्थ। उसके बाद पढ़नी है इनकी प्रकृति, उसके बाद पढ़ने हैं इनके महत्व। ये 3 टॉपिक। इसके बाद पढ़ना है हमें विकसित और विकासशील। जब इतनी समझ हमें विकसित हो जाएगी कि लोक प्रशासन क्या है, प्रबंध क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनका महत्व क्या है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन का क्या महत्व है, विकसित व विकासशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। तो इसके बाद ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट होती है वो सॉरी, कोई भी सब्जेक्ट अपने आज जिस स्थिति में है उसके लिए उसको एक विकास की लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो शुरुआती जो साइंटिस्ट थे उनसे लेके न्यूटन के बाद आइंस्टीन, इसी तरीके से इसी विकास क्रम में बढ़ते बढ़ते आज फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का विकास होता है। क्या लोक प्रशासन क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो हाल फिलहाल में विकसित हुआ है? तो लोक प्रशासन का विकास जो हुआ है वो एक सब्जेक्ट के दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होता है अप्लाइड रूप में। क्या लोक प्रशासन आज से 100 साल पहले था? बिल्कुल था। आज से 1000 साल पहले था? बिल्कुल था। क्या प्रशासन 2000 साल पहले किसी समाज में रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि समाज को संचालित करने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता होती है। लेकिन लिखित रूप में एक सब्जेक्ट के रूप में इसका विकास हम लगभग 150 साल पुराना मानते हैं। तो इसीलिए हमें वो विकास यात्रा पढ़नी है कि लोक प्रशासन के विकास के चरण, लोक प्रशासन के विकास के चरण, ये चीज़ हमें कवर करनी है, लोक प्रशासन का विकास। फिर इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी समय क्लासिकल फिजिक्स होती थी, उसके बाद डेवलप होते होते आज क्वांटम फिजिक्स तक पहुँचे हैं हम। तो इसी तरीके से जो प्रशासन होता था, लोक प्रशासन, वो डेवलप होते होते उसमें नए आयाम जुड़े, जिसको हमने नवलोक प्रशासन कहा, नवलोक प्रबंध कहा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये हम कवर करेंगे। तो यहाँ जाके फिर एक चैप्टर और है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति उपागम। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम ये क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। उपागम, उपागम का मतलब होता है अप्रोच। ये लोक प्रशासन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम ऐतिहासिक रूप से समझ रहे हैं तो वो ऐतिहासिक अप्रोच हो गई, या विधिक रूप से समझ रहे हैं, या किस तरीके से संगठन के रूप में समझ रहे हैं। तो ये सारी अप्रोचेज हैं, लगभग 8 से 9 अप्रोच है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे मेन टॉपिक है, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और महत्व। इसके बाद विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन का एक सब्जेक्ट के रूप में विकास, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंध, और इसके बाद लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम। ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। अब आते हैं हम मेन अपने जो फर्स्ट, तो हम ए दे देते हैं, फर्स्ट ए जो है इस पे। उसके बाद 1B कवर करेंगे हम, फिर C, फिर D, और इसी तरीके से हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। इस तरीके से एक चैप्टर हम पूरा लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे। तो लगभग 1 महीने में हमारा पवेड का 25 से 30 क्लासों में कंप्लीट पवेड हम कवर कर चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और महत्व। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्या लोक प्रशासन कोई नया सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट के रूप में तो ये नया है, लेकिन अगर अप्लाइड रूप में देखा जाए, किसी समाज के हिस्से के रूप में देखा जाए, तो लोक प्रशासन एक बहुत पुरानी पद्धति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए,
लोक प्रशासन समझने से पहले लोक प्रशासन हमें एक शब्द समझना होगा, वो शब्द है प्रशासन। तो प्रशासन समझने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा, शासन। इसी सब्जेक्ट में आपको एंटर करने से पहले उसकी कुछ शब्दावलियां होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक शब्द आता है शासन, एक शब्द है हमारे पास प्रशासन, और एक शब्द है हमारे पास लोक प्रशासन। क्या इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में? बिल्कुल आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट के नाम से, सब्जेक्ट में जो टर्म्स हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर 5 नंबर। तो अब बात करते हैं कि शासन क्या होता है। तो शासन को समझने से पहले आपको एक शब्द पे गौर करना होगा। हम जनरली यूज करते हैं उस शब्द को, लेकिन उसका मतलब शायद हम उस विस्तृत रूप में कभी नहीं देखते हैं। एक शब्द होता है नीति। हम कहते हैं कि इसकी नीति खराब है, इसकी नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार ने ये नीति बनाई, सरकार ने कोई अलग नीति वो की, लेके आए। जब हम भजनलाल जी के जो शुरुआती साल था उसमें भजनलाल जी 10 नीतियाँ लेके आए। तो उन नीतियों का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक शब्द बताया, क्या? नीति। नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब होता है किसी संगठन, किसी देश, किसी राज्य के कुछ ऐसे दिशा निर्देश होते हैं, ऐसे दिशा निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश। नीति क्या होती है? दिशा निर्देश होती हैं जो आपको रास्ता दिखाती है कि हमें इस पाथ पे चलना है। तो इन नीतियों को लागू करने के लिए, ये नीतियां बनाता कौन है? ये नीतियां बनाता है शासन। जैसे भजनलाल जी ने बना, भजनलाल जी की नीतियां। तो नीतियां कौन बनाता है? शासन। अब इन नीतियों को लागू करने का काम कौन होता है? भजनलाल जी नीति निर्माण का कार्य करते हैं, उनको लागू करने का कार्य कौन करता है? शासनिक अधिकारी। तो वहां से किसको कनेक्ट करते हैं? प्रशासन। तो ये क्या करते हैं? नीतियों को लागू करते हैं। प्रशासन का कार्य क्या होता है? नीतियों को लागू करना। परिभाषा वगैरह हम बाद में समझेंगे, पहले एक जनरल सी इमेज अपने दिमाग में रखिए कि शासन का कार्य होता है नीति निर्माण करना, प्रशासन का कार्य होता है नीतियों को लागू करना। इसी तरह जैसे कोई ऑफिस है, मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑफिस है, या बीएसएनएल का, या बैंक का, या रिलायंस का, किसी का भी ऑफिस मान लीजिए, क्या उसमें प्रशासन होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? निजी प्रशासन। क्यों? कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसके आधार पर हमने कहा कि बीएसएनएल जो है वो लोक प्रशासन का हिस्सा है, सरकारी प्रशासन का हिस्सा है, और रिलायंस का ऑफिस जो है वो निजी प्रशासन का है। तो ये इसको डिवाइड करने का हमारा मेन फैक्टर क्या है? वो मेन फैक्टर है हमारा लाभ। यदि कोई प्रशासन लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है तो उसको हम निजी प्रशासन में रखते हैं। मैंने आपको बताया शासन के बाद शासन का कार्य होता है नीति निर्माण। नीतियों को लागू करने के लिए हम लेके आए प्रशासन। प्रशासन के हमने 2 हिस्से देखे, कौन कौन से? मैंने आपको बताया, एक वो जो लाभ के उद्देश्य से काम करता है, कौन सा? निजी प्रशासन। जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी। तो प्रशासन आपने देखा कि प्रशासन हर जगह व्याप्त होता है। प्रशासन एक घर में भी होता है, प्रशासन गांव में भी होता है, प्रशासन किसी निजी कंपनी में भी होता है, प्रशासन सरकारी कंपनियों में। लेकिन उनके उद्देश्य के आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। वहीं दूसरी ओर लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? सेवाएं देना। लोक प्रशासन किस उद्देश्य से काम करता है? सेवाएं देने के उद्देश्य। तो हमने एक जनरल सा डिवाइडेशन कर लिया, क्या? कि लाभ। तो लाभ एक ऐसी चीज है जिसके आधार पे हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को बांट लिया। अब हमारा सब्जेक्ट है लोक प्रशासन। तो अगर लोक प्रशासन की बात करें तो इसमें 2 शब्द हैं। देखिए, लोक प्रशासन में 2 शब्द हैं, कौन कौन से? एक है लोक, एक है प्रशासन। यहाँ लोक से क्या तात्पर्य है?
पहले जब शुरुआती दौर था लोक प्रशासन का, उस समय लोक का मतलब लिया जाता था जनता से। शुरुआत क्या कह रहा हूँ, शुरुआती दौर में लोक का अर्थ लिया जाता था जनता। जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको लोक प्रशासन कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में लोक का अर्थ लोक प्रशासन में क्या लिया जाता है, सरकार। कि सरकार का जो प्रशासन है उसको क्या कहा जाता है, लोक प्रशासन। अब देखिए, प्रशासन दो शब्दों से मिलकर, एक है प्र और एक है शासन। या इंग्लिश में इसको लिखे हम, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक एड और एक लैटिन भाषा का शब्द है मिनिस्ट्रेयर। देखिए, शासन का अर्थ मैंने आपको बताया, जो नीतियां निर्माण करता है। प्र का मतलब होता है, प्र उपसर्ग जहां भी लगे उसका मतलब होता है उत्कृष्ट या अच्छा। उत्कृष्ट या अच्छा, उत्कृष्ट या, तो ऐसा शासन जो उत्कृष्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रशासन। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो अलग है, उनको हम परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे या अपनी समझ के हिसाब से समझेंगे। लेकिन अगर लोक प्रशासन का अर्थ पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे कि लोक प्रशासन हिंदी भाषा के प्र प्लस शासन शब्द से बना है, जिसमें प्र का अर्थ है उत्कृष्ट और शासन का अर्थ है शासन करना या नीति निर्माण करना। बात करें एडमिनिस्ट्रेटर की, तो ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, इनका अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना। एडमिनिस्ट्रेटर का अर्थ है प्रबंध करना। ये भी जनरल इसका शाब्दिक अर्थ है। तो लोक प्रशासन क्या हुआ कि सरकार द्वारा कार्यों का प्रबंध करना, ये हमारी एक जनरल सी परिभाषा होगी लोक प्रशासन की। आगे मैं क्या इस परिभाषा से हमारा काम चल सकता है, नहीं चल सकता। ये परिभाषा हमारी समझ विकसित करने के लिए है कि लोक प्रशासन का हमें अर्थ थोड़ा समझ में आए। लेकिन अगर एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछता है कि लोक प्रशासन या प्रशासन या शासन, उनकी परिभाषाएं लिखिए, तो हमें किसी थिंकर के नाम के साथ उसकी परिभाषा लिख के आनी है। कैसे लिख के आनी है, किसी थिंकर का नाम लिखना है। लोक प्रशासन मेनली दो सब्जेक्ट्स, एथिक्स चलेगा एग्जाम्पल्स पे, और एडमिनिस्ट्रेशन ये चलेगा थिंकर्स प्लस एग्जाम्पल्स। ये दो चीज़ें हमें इसमें ज़्यादा फोकस करनी है कि कौन से थिंकर ने क्या कहा। सारे थिंकर्स की हम परिभाषाएं नहीं याद रख, लेकिन जो मेनली इस सब्जेक्ट के जो सुपरस्टार हैं, जैसे कि फिजिक्स में अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप न्यूटन और आइंस्टीन को नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से अगर आप लोक प्रशासन की शुरुआत कर रहे हैं तो वुड्रो विल्सन है। कुछ नाम है जिनको आपको दो तीन बार रिपीट करोगे तो शायद शुरुआत में आपको याद नहीं रहे, लेकिन फिर याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वुड्रो विल्सन है, वुड्रो विल्सन के अलावा लूथर गुलिक हैं, हर्बर्ट साइमन है, विलोबी हैं, प्रिफरर हैं, प्रिफनर के अलावा बात करें ड्वाइट वाल्डो हैं। तो ऐसे ये 5 से 6 कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से याद रखना है। फिर इनकी जो परिभाषाएं हैं उनको भी हम याद रखने का ट्राई करेंगे, कुछ ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक लगा के याद करेंगे। जैसे भी हमें याद होती है उस तरीके से हम याद करने का ट्राई करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमने 3 शब्द लिए, शासन, एक प्रशासन और एक लोक प्रशासन। एक और शब्द होता है, मैं आपको एक शब्द का अंतर और समझाता हूँ। एक शब्द है हमारे पास सरकार और एक शब्द है हमारे पास शासन। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये मुझे आप कमेंट में बताना। अंतर इन्हीं आधारों पे है जो मैंने आपको ऊपर बताया, शासन और प्रशासन और लोक प्रशासन। जो अंतर मैंने आपको ऊपर समझाने का ट्राई किया उन्हीं उसी आधार पे थोड़ा सा इसका अंतर पॉलिटी के आधार पे आपको देना होगा कि सरकार और शासन में क्या क्या अंतर है। तो ये आप मुझे कमेंट में इसका एक थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि सरकार और शासन में क्या क्या अंतर है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, शासन, प्रशासन और लोक प्रशासन। अब हम शुरुआत करते हैं शासन प्रशासन से, उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट लोक प्रशासन पे आएंगे।
देखिए उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर हम ट्राई करें प्रशासन की परिभाषा देने का, हम स्वयं प्रशासन की परिभाषा ड्रॉ करने की कोशिश करें कि हमारे अनुसार प्रशासन क्या है। तो जैसे आप कोई संगठन इमेजिन कीजिए कि कोई भी संगठन, जैसे कि कलेक्ट्रेट मान लीजिए या एसडीएम ऑफिस मान लीजिए, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट प्रशासन के लिए क्या होती है? संगठन। संगठन क्या होता है? संगठन अपने आप में 3 चीज़ों को साथ में लेके चलता है। कौन-कौन सी? एक, संगठन में लोग होने चाहिए। सिर्फ मशीनें संगठन नहीं निर्माण कर सकती। संगठन में लोगों का होना ज़रूरी है। तो ये लोग कहिए या मानवीय संसाधन कहिए, ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको यूज़ करनी है। आप जनरल भाषा में पवेड का आंसर नहीं लिख सकते। आपको अगर एथिक्स का आंसर लिखना है तो आप एथिक्स की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। आपको अगर पवेड का आंसर लिखना है तो आप पवेड की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लॉ का आंसर लिखना है तो सब्जेक्ट की जो अपनी खुद की भाषा है आप उसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो आरएस मेंस की कॉपियाँ चेक करते हैं वो लगभग हायर लेवल के प्रोफेसर्स होते हैं, लगभग 40 से 45 साल इस फील्ड में रह चुके हैं। उन्हीं के उनके दिमाग में वही लैंग्वेज सिंक्रोनाइज होती है, तो अगर सामने उनको वही दिखती है तो उनको अच्छा फील होता है। तो संगठन में क्या होते हैं? लोग। लोगों को क्या कह सकते हैं? मानवीय संसाधन। अब अगली चीज पे आते हैं कि जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है या एसडीएम ऑफिस है उसका कार्य क्या है? कर क्या रहे हैं वो लोग? वो कर रहे हैं क्या? एक किसी टारगेट को लेके वो कार्य कर रहे हैं। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है। वो टारगेट अगर सरकारी प्रशासन है, लेकिन हम यहाँ लोक प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्रशासन की बात कर रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट ऑफिस है तो उसमें हो सकता है कि उनका टारगेट लोक सेवा नहीं हो, लेकिन अगर कोई सरकारी संगठन है तो उसका टारगेट, एक लक्ष्य लोक सेवा जरूर होगा। तो किसके लिए कार्य कर रहे हैं? वो किसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। ये अगला चीज हमने संगठन में से निकाली। अब कर क्या रहे हैं वो बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे किसी संगठन में मान लीजिए 10 लोग वो है, कोई एलडीसी, यूडीसी या और भी जो अधिकारी हैं वो अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो? गतिविधियां। तो ये 3 की टर्म्स हमारे पास आई कि प्रशासन क्या हो सकता है? प्रशासन हो सकता है एक संगठन के अंदर लोगों द्वारा या मानवीय संसाधन द्वारा किसी एक निश्चित लक्ष्य के लिए की प्राप्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियां क्या कहलाती है? प्रशासन। क्या कहा मैंने? किसी संगठन द्वारा गठन द्वारा एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तो हमें जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस में जब भी आंसर राइटिंग, तो हम कुछ की टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे कहीं, जैसे किसी संगठन द्वारा एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये की गई गतिविधियां, की गई गतिविधियां क्या कहलाती हैं? प्रशासन। तो मुझे लगता है कि आपको का अर्थ तो स्पष्ट हुआ होगा कि प्रशासन से हम क्या समझते हैं। आपसे पूछ, तो किसी एक संगठन में जो उसके लोग हैं संगठन के, उनके द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं किसके लिए? एक निश्चित उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य हो सकता है कि लोगों की सेवा करना हो तो हम कह देंगे कि ये सरकारी प्रशासन है, या हो सकता है कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो तो हम कह देंगे कि ये निजी प्रशासन है, ये किसी कंपनी का प्रशासन है, जैसे जियो का प्रशासन है, किसी का भी। तो आगे जो डिवाइडेशन होगा उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। लाभ केवल एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक अ, लाभ ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप समझ सकते हो कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। लेकिन प्रशासन में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों शामिल हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर जैसे मैंने आपको क्या कहा कि प्रशासन की अगर मुझे विशेषताएं समझानी हो तो पहली तो क्या होगी कि इसमें निजी प्लस लोक,
ये दोनों प्रशासन शामिल हैं। इसके बाद हम इसके उद्देश्य लिख देंगे। निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। प्लस लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? जन सेवा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां केवल लाभ कमाने के लिए कार्य करती हैं, ये पुरानी परिभाषाएं हैं, ये हमारी समझ के लिए परिभाषाएं हैं। या ऐसा नहीं है कि सरकार केवल लोगों की सेवा के लिए कार्य करती है, सरकार भी लाभ कमाने के लिए कार्य करती है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सरकार की कुछ कंपनियां हैं जिनको हम महारत्न कंपनियां कहते हैं, नवरत्न कंपनी का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए वो उद्यम करती हैं। तो सरकार का हमने एक क्या पहलू देखा कि सरकार बिजनेस भी करती है। तो ये लाभ कमाना ये एक फैक्टर है जो पुरानी जो परिभाषाएं थी या पुरानी जो समझ थी उनके अनुसार हम देते थे। लेकिन आज के समय में जैसे मैंने आपको बताया कि एक विषय का विकास धीरे धीरे होता है, तो ये विकास के नए दौर में नए नए आयाम खुलते हैं, सरकार के भी नए आयाम आए और प्राइवेट सेक्टर इसी तरीके से केवल लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करता। आपने कुछ फाउंडेशंस देखे होंगे जैसे वेदांता फाउंडेशन या मंजरी फाउंडेशन है, लुपिन फाउंडेशन, ये कंपनियों के ही फाउंडेशंस हैं। जो कंपनियां अपना लाभ कमाती हैं उसका एक हिस्सा वो जन सेवा में लगाती हैं, लोगों की सेवा में लगाती हैं, सामुदायिक कार्यों में लगाती हैं। तो ये लाभ कमाने से इतर जो निजी कंपनियां हैं उनका दूसरा चेहरा आप देखते हैं। तो ये पुरानी समझ थी कि जो निजी प्रशासन है वो लाभ के लिए कार्य करता है। लेकिन मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि निजी प्रशासन का एक उद्देश्य, मेन उद्देश्य लाभ कमाना है और लोक प्रशासन का मेन उद्देश्य क्या है? जन सेवा। लेकिन आगे हम जब नवलोक प्रशासन पढ़ेंगे, नवलोक प्रबंध पढ़ेंगे, तब हम इन्हीं चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे कि नहीं, सरकार कार्य करती है किन के लिए? सरकार उद्यमी भी होती है, सरकार लाभ कमाने के लिए भी कार्य करती है। तो इस तरीके से हम अपनी समझ धीरे धीरे विकसित करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर करेंगे। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शासन जो है नीति निर्माण करता है, प्रशासन नीतियों को लागू करता है। अब थोड़े समय बाद जब हम प्रशासन और प्रबंध पढ़ेंगे तब यही चीज़ मैं बोलूँगा कि प्रशासन जो है वो नीति निर्माण करता है, लेकिन प्रबंध जो है वो नीतियों को लागू करता है। तो ये हमें अपने दिमाग में क्लियर रहना है कि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सचिवालय और निदेशालय। तब मैं कहूँगा कि सचिवालय नीति निर्माण करता है और निदेशालय नीतियों को लागू करता है। तो हमें ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, हम तुलना किससे कर रहे हैं, हम किस में अंतर स्पष्ट करना है हमें। क्योंकि मेन शब्द जो मैंने आपको बताया, जो शायद कोई इतना फोकस नहीं करता है इस सब्जेक्ट में, वो है नीति। देखिए, नीति से मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और लाते लाते नीति से हम संगठन पे गए, संगठन से हम गतिविधियों पे गए, लक्ष्यों पे गए, और आते आते हमने कम से कम शासन, प्रशासन, लोक प्रशासन, सरकार, इनके उद्देश्य, इतनी समझ हमने आज विकसित कर ली। अब आते हैं हम, आज कम से कम इतना टॉपिक तो हम कंप्लीट करके जाएं कि प्रशासन की मैं आपको जो जनरल सी परिभाषाएं हैं, कुछ थिंकर्स के अनुसार जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं, जिससे कि आप कम से कम आज कुछ थिंकर्स के बारे में नाम जान पाएं, उनसे परिचित हो पाएं। बात करते हैं प्रशासन की परिभाषाओं की। सबसे पहले एक थिंकर है, नाम है इनका हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन, इनके बारे में, सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, जब हम लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास पढ़ेंगे। सारे थिंकर्स वापस से हम पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, उन्होंने सब्जेक्ट को किस तरीके वो पढ़ेंगे। आज हम जनरल सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। केवल एक टॉपिक हम आज कंप्लीट करेंगे कि प्रशासन क्या है, प्रशासन की परिभाषाएं, प्रशासन की विशेषताएं। तो देखिए, हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा? प्रशासन जो है वो किसी समान उद्देश्य के लिए, समान उद्देश्य के लिए सहयोगात्मक रूप से की गई सामूहिक क्रियाएं हैं। रूप से की गई सामूहिक क्रियाएं हैं। सामूहिक क्रियाएं, देखिए चीज वही है, समान उद्देश्य आ गया, जो हमने लक्ष्य जिसको बोला था वो चीज आई क्या? समान उद्देश्य। सहयोगात्मक रूप से, जैसे मैंने कहा था, कोई संगठन में कोई भी व्यक्ति सिंगल किसी उद्देश्य को लेके काम नहीं करता है, वो एक टारगेट को लेके सारे एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
तो सहयोगात्मक रूप से की गई कैसी क्रियाएं हैं, सामूहिक क्रियाएं हैं। तो ये हुई हर्बर्ट साइमन के अनुसार परिभाषा। इसके बाद एक है हमारे पिफनर। इन्होंने लोगों की जगह प्रयोग किया शब्द क्या, मानव और भौतिक संसाधन, मानव और भौतिक साधन, मानव व भौतिक संसाधनों का संगठन एवं संचालन, संगठन एवं संचालन। जैसे मैंने आपको बताया कि संगठन किन से बनता है, संगठन बनता है कुछ मानवीय तत्व होते हैं संगठन में, कुछ भौतिक संसाधन होते हैं संगठन में, तो उनका संगठन और फिर उनका क्या, संचालन, यानी कि डायरेक्शन। सिर्फ बैठे रहने से तो संगठन नहीं चल सकता ना, उनका डायरेक्शन करने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसके अनुसार वो लोग चलेंगे, तब जाके संगठन में जीवंतता आती है। तो पिफनर ने क्या कहा कि मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन एवं उनका संचालन क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। इसी तरीके से एक फेमस पर्सनैलिटी है लूथर गुलिक। एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपको लोक प्रशासन और प्रबंधन दोनों एक जैसे सब्जेक्ट लगेंगे, एक जैसी परिभाषाएं लगेंगी, एक जैसे कुछ टर्म्स लगेंगे सॉरी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक ही वे में चलती हैं, एक ही तरीके से इनका विकास हुआ है, सेम थिंकर्स हैं। कुछ थिंकर्स प्रशासन को प्रबंध मानते हैं, कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जो इन दोनों में कोई भेद नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको सेम चीजें लगेंगी। देखिए लूथर गुलिक क्या कहते हैं, लूथर गुलिक एक परिभाषा देते हैं कि सुपरिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सुपरिभाषित उद्देश्य मतलब कि टारगेट हमने पहले फिक्स कर लिए, सुपरिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को करवाना, कार्यों को करवाना। ये बहुत एटीट्यूड टाइप में आपको परिभाषा दिखेगी कि कार्यों को करना प्रशासन नहीं है, कार्यों को करवाना प्रशासन है। यहाँ से हम एक लोक प्रशासन के एक टॉपिक में प्रवेश करेंगे, वो है लोक प्रशासन की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि कुछ लोग हैं जो लोक प्रशासन को मानते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो अपर लेवल के अधिकारियों का कार्य है, वो लोगों से कार्य करवाते हैं। कुछ थिंकर्स ऐसे होंगे जो मानेंगे कि लोक प्रशासन जो है वो पूरा संगठन मिलके जो कार्य करता है उसको लोक प्रशासन कहा जाता है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि लूथर गुलिक की परिभाषा ऐसी है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कार्यों को करवाना मतलब जो हायर लेवल के अथॉरिटीज, हायर लेवल के जो लोग हैं वो दूसरों से कार्य करवाते हैं। तो 3 परिभाषाएं हमने याद की, हर्बर्ट साइमन, समान उद्देश्य, सहयोगात्मक रूप और सामूहिक क्रियाएं। आपको की टर्म्स याद रखनी है, कम से कम किसी एक टॉपिक पे 2 थिंकर्स की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, जिनको आप अगर परिभाषा पूछी जाती है या 5 नंबर उस टॉपिक के बारे में कोई है तो आपको लिख के आनी। अब आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखने का आप ट्राई करेंगे कि आप प्रशासन की विशेषताएं लिखेंगे। जो मैंने आपको आज बताया उससे आपको क्या लगता है कि प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती, तो वो आप लिखने का ट्राई करेंगे। तो आप लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखेंगे, लगभग 6 से 7 लाइन में आपको लिखनी है ये, और आप मेरे को टेलीग्राम पे भेजेंगे इसको। टेलीग्राम चैनल है हमारा इजी टू लर्न बाय जितिन परमार। तो ये थी हमारी आज पवेड की पहली क्लास, जिसमें हम जनरल सा इंट्रोडक्शन लिया हमने प्रशासन के बारे में। कल से हम लोग प्रशासन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम सप्ताह में लगभग 4 क्लासें आपको प्रोवाइड किया करेंगे इसकी, लोक प्रशासन की या मेंस वाले जो सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। रहिए हमारे साथ। थैंक यू।